ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी का प्रवास, जनता की आस और चर्चा इसी पर। और मैं यहाँ पर शेषपाल जी का रुख करना चाहूंगी। शेषपाल जी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद जपेन जी आपका रुख करूंगी। शेषपाल जी अनम्यूट करें। हाँ यशी जी, मैं आदरणीय झा साहब जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि विपक्ष और पक्ष सत्ता पक्ष एक ही सुर में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। यशी जी मैं बता दूं, झा साहब शायद डिबेट में लेट से आए होंगे कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मुख्यमंत्री जी को जो भी सुझाव कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने दिए थे या जो भी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी, कल से सरकार उन सुझावों पर और उस ज्ञापन पर निर्णय लेती हुई नजर आ रही है। इसीलिए हम जो है, अगर जनता के हित में फैसले हो रहे हैं, जोशीमठ के दर्द को समझा जा रहा है, उस पीड़ा को और अगर दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो हम रचनात्मक सहयोग दे रहे हैं। हमने कल मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की थी, लेकिन आज सरकार की ओर से भले ही विरोधाभासी बयान आए हैं, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के अलग अलग आए हैं, तो हमने उसको देखते हुए आज फिर से सरकार को सुझाव दिया है कि इस विरोधाभास को 2 दिन के अंदर आप समाप्त कर लें। हम 2 दिन तक हमने अपना मुख्यमंत्री आवास कुछ स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है। हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। अगर जोशीमठ के लोगों का दर्द दूर होता हुआ नहीं दिखाई देगा तो कांग्रेस फिर से सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी। लेकिन अगर रचनात्मक कार्य धरातल पर दिखाई देंगे तो विरोध के लिए विरोध थोड़ा ही न करना है झा साहब, क्योंकि ये हम सबकी साझी पीड़ा है। जोशीमठ का दर्द है, लोगों के घर बार छिन गए हैं। इस समय उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है और सरकार से त्वरित कार्य करने के लिए त्वरित निर्णय लेने का आग्रह हमने किया, जो अभी होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन हमने उस पर अपना असंतोष भी जताया है। जहां पर कमियां हैं वो हम लगातार सरकार को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर कमी है, उसको पूरा कीजिए। अगर उन पर निर्णय होते हैं राज्य के हित में, जोशीमठ के लोगों के हित में, तो ये अच्छी बात है झा साहब, इसमें कोई बुराई ही नहीं है। और अभी हमने एक दूसरा आग्रह किया हुआ है, सरकार ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को दिया था। हमने कहा था कि आप केंद्र सरकार से आग्रह करें कि जल्दी से राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसके तहत यहाँ पर आपदा प्रबंधन के और तमाम जो मुआवजे के मामले में है या पुनर्वास के कार्य किए जाएं। अभी वो सरकार की ओर से कदम उठाए जाना, उस घोषणा का हम इंतजार कर रहे हैं और लगातार सबकी और पूरे देश के लोगों की यही उम्मीदें हैं कि जोशीमठ की समस्या से जल्दी निपटा जाए और जोशीमठ के लोगों के सामने एक समाधान सरकार किस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये ठीक है जपेन जी। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का जिस तरह से पिछले 24 घंटे में कांग्रेस ने निर्वाह किया है और पीसी थपलियाल जी ने जिस विस्तार के साथ चीजों को क्लियर कराया, तो निश्चित तौर पर इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पत्रकार साथी झा जी, ये पत्रकार हैं लेकिन हमें इनकी वाणी में एक विपक्ष का वक्तव्य ज्यादा नजर आया। तो हो सकता है कि कल आम आदमी पार्टी या अन्य किसी पार्टी के लिए एक नए प्रवक्ता का उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है इस डिबेट के माध्यम से। तो हमारा यही निवेदन है कि झा जी, आप एक पत्रकार हैं और एक पत्रकार के आईने से जब प्रदेश के अंदर इस तरह की आपदा आई हुई हो और उसमें सरकार अच्छा काम कर रही हो और वहां पे अगर विपक्ष अपनी सार्थक भूमिका में आ रहा है या अन्य संगठन और अन्य दल सार्थक भूमिका में आ रहे हैं, तो यही एक विकसित राष्ट्रों की जो परिपाटी पे जो राजनीति होती है, ये आप उसका आयाम मानिए। आज 76 सालों तक भी आज देश विकासशील बना हुआ है। उस विकासशील देश को अगर विकसित राष्ट्र की तर्ज पर हमें आगे ले जाना है, तो क्या इस धरती को विकसित होना होगा या इसके जीवों को और पेड़ पौधों को विकसित होना होगा? हमारे इस जहन को हमें विकसित करना पड़ेगा। अच्छे चीज का समर्थन भले ही वो हमारे कट्टर विरोधी द्वारा किया गया अच्छा कार्य हो, उसके समर्थन में 2 बोल अगर हम बोल देते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते। एक अच्छाई को आगे बढ़ाना और सरकार नहीं जपेन जी, देखिए बात तो सुभाष जी ने गलत नहीं कही है, वो बात अलग है। देखिए अप्रिसिएशन मैंने भी यहाँ पर दिया, आप दोनों को दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत सी विपक्ष एकजुट है, तमाम चीजें वो सब अच्छी अपनी जगह है। लेकिन हमें जो ये जड़ है उस पर भी तो बात करनी होगी ना, हमें उस पर भी तो बात करनी चाहिए। और सुभाष जी ने उसी बात का जिक्र किया, आज नहीं तो कल इस पर चर्चा होनी ही होनी है। नहीं, अब आप झा जी को सपोर्ट मत करिए।
आप क्वेश्चन करिए, और सरकार जो कर रही है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जपेन जी, जपेन जी, जब आप कांग्रेस के साथियों का सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं सुभाष जी का सपोर्ट क्यों नहीं कर सकती हूँ? वो तो फिर भी पत्रकार है सुभाष जी। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे स्वस्थ आज फिर ऐसा ही हो गया कि पक्ष विपक्ष एक साथ और पत्रकार एक साथ हो गए। तो चलिए ठीक है, आज हम आप ही के विरोध का सामना कर लेते हैं, लेकिन ये विरोध सही नहीं है। आज सरकार अच्छा काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी सेवक और संगठन के लोग वहां रात दिन एक कर रहे हैं। अन्य दलों को भी ये लग रहा है कि नहीं, एक स्वस्थ राजनीति को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। तो ये उत्तराखंड की भविष्य की राजनीति के लिए और उत्तराखंड के भविष्य के विकास के लिए अच्छा संकेत। चलिए सुभाष जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपकी देख लीजिए कि मैं ये दिखाना चाहता था कि देख लीजिए जब दोनों को हित साधने की बात आती है तो दोनों इकट्ठे कैसे हो जाते हैं। ये प्रदेश का जो है, ये प्रदेश की राजनीति का ये चरित्र है, समझ लीजिए। अब दूसरी बात, हमारे जपेंद्र भाई और पीसी थपलियाल जी का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। आज थपलियाल जी भी जो है साथ में ही हैं। अब इसमें सवाल ये उठता है कि पत्रकारिता तो हमेशा विपक्ष की रही है और हम तो जनता की भाषा बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि आखिर ये जोशी मठ जो हुआ, ये पूरी की पूरी जोशी मठ को ध्वस्त हो जाना है, उसका अंतिम बात यही है। न ये बचा सकते हैं, न मुख्यमंत्री जी बचा सकते हैं। अब लोगों को शिफ्ट कैसे किया जाना है, इस दुख दर्द में क्या क्या होगा, ये सब बात की बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपने इसके लिए जांच बिठाई कि जो जिन लोगों ने ओवरराइट करके जो जांच का जो निर्णय था 1976, तो इसको ओवरराइट कैसे किया गया, और जिन लोगों ने ओवरराइट किया उनको उसकी सजा आप क्या तय करेंगे? क्योंकि पूरी की पूरी एक सभ्यता संस्कृति को आपने नष्ट कर दिया, आप उसके अपराधी हैं। आज का मुद्दा क्या है? आप आज का मुद्दा बताएं। कांग्रेस भी बराबर का हकदार है और उसमें भाजपा भी बराबर की हकदार है। ये दोनों पार्टियां बराबर की हकदार हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर कल को ऐसा कोई जोशी मठ, बोलने दीजिए जपेंद्र जी, कल को ऐसा कोई जोशी मठ ना हो, क्या इससे ये सबक लेंगे? फिर कल कोई जोशी मठ पर लिया जा रहा है। इसी तरह जो है कांग्रेस और भाजपा इकट्ठे हो जाएंगे और ये कहेंगे कि अभी आफत का काल है, हम लोग साथ हैं, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये आफत आई कैसे? ये तो बुलाया गया आफत है, ये तो नेग्लिजेंसी के कारण ये आफत हुई। आप जोशीमठ के नीचे कच्चे पहाड़ हैं और टनल खुदवा रहे हो। आप कच्चे पहाड़ है मिट्टी के और छोटे छोटे पत्थर के, और आप वहां जो है 6 लेन 4 लेन। सवाल है, आपने ये सोचा कि उसके बाद क्या होगा? हमारा आपसे निवेदन है कि अगर ये नहीं हुआ, निवेदन हम आपकी भाषा जपेंद्र जी नहीं बोलेंगे, पे केंद्रित हो जाइए। हम आपकी भाषा नहीं बोलेंगे, समस्या पे हम केंद्रित हैं। राजनीतिक विरोधाभास से बाहर निकलकर मैं मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता हूँ, एक कदम बढ़ाइए। सवाल ये उठता है कि अभी जो हो रहा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये धसान जो है आज से नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल पहले से हो रहा है। रुकिएगा शिशपाल जी, ठीक है। सुभाष जी देखिए, जपेन जी ये सवाल उठने लाजमी है। वो बात अलग है कि हम चर्चा आज किसी और मुद्दे पर करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं होगी। और कल थपलियाल जी भी इस बात को कह रहे थे कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये बुलाई गई आपदा है, जो बात सुभाष जी कह रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर कोई भी इस बात को काट नहीं सकता है कि 50 साल पहले जिन बातों को लेकर कहा गया था कि आपको ये नहीं करना है, वो सब कुछ जोशीमठ में किया गया। यशीष जी, कोई नहीं नकार रहा है। जोशीमठ सैकड़ों वर्ष पहले मलबे और भूस्खलन के ऊपर धीरे धीरे अगर बस गया तो आज उस खतरे को हम सब भांप रहे हैं। सरकार अपना दायित्व निभा रही है। भविष्य के लिए जोशीमठ को सुरक्षित रखने की दृष्टि से हर वो कदम उठाया जा रहा है जो आवश्यक है। इससे कोई नहीं भाग रहा अपनी जिम्मेवारी। ठीक है, वापस आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पीसी थपलियाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद संगीता जी आपकी तरफ आऊंगी मैं। इस समय जो समस्या है उसका जो फौरी हल किया जा रहा है, उसके ऊपर मैंने अपने विचार रखे। जहां तक मैंने ये भी बोला था कि मित्र विपक्ष इसलिए बोलता हूं मैं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष को सरकार ने आवाज दे रखा है। देखिए आप, उनके नेता प्रीतम सिंह को आवाज दे रखा है। अगर इनका न्याय का वो होता तराजू, तो हमारे अध्यक्ष को भी दो भाई घर, तुमने कांग्रेस के अध्यक्ष को क्यों घर दे रखा है? तो इस तरह जो मित्र विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस आती हुई दिख रही है, उसका कारण यह है कि वहां पे जो संघर्ष समिति बनी है उसका रुख तो देखिए आप। जो अतुल सती जिसके संयोजक हैं,
वहां के स्थानीय नेता वहां की जनता को लीड कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस तो केवल यहाँ पे देहरादून में आकर ये बोल रही कि साहब ये समस्या, इस समस्या का कोई एडवाइस काम कर ही सकती, क्या सलाह देगा कोई? सलाह क्या देगा जब हम शुरू से बोल रहे हैं कि ड्रेनेज वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे जो समस्या है कि पहाड़ों में जो सीवर टैंक बनाए लोगों ने, कच्चे बनाए, मैंने 10 लोगों को पूछ लिया, और वहां जोशीमठ के लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, थमलियाल जी हम गए, हमारे घर में क्यों क्रैक नहीं आया होगा? तो हमारी जो मानसिकता बन चुकी है, उस मानसिकता को और उस मानसिकता पे जो लगाम लगाने में धामी सफल हुआ है, उसमें मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। बहुत बड़ा संकट आ गया था विस्थापन का, लेकिन उस विस्थापन को उन्होंने स्थानीय विस्थापन में कन्वर्ट करके एक बड़ा सफलता हासिल किया है। वहां पे लोग अब रहने लग गए हैं गुरुद्वारा में, इधर उधर जहां कई आवास की योजनाएं बनाई हैं, एक कमरे में भी संतुष्ट करके मुख्यमंत्री आ रहा है उनको, नहीं तो कहां हम उनको नीचे लाने की बात कर रहे थे। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जनता अपने वहीं रहेगी, क्योंकि अब मैंने पहले भी बोला कि जिस आपदा में एक चुहिया नहीं मरी, जिस आपदा में एक घर नहीं टूटा, और उसके बावजूद भी वहां पे सारा जो सरकारी अमला है वहां पे खड़ा है, तो इन तमाम चीजों में क्या हम खुशी जाहिर नहीं करेंगे? लेकिन हम ये जानते हैं। शिषपाल जी आऊंगी मैं संगीता जी की प्रतिक्रिया के बाद। जी, उत्तराखंड में मैडम अभी पौड़ी में, टिहरी में, ऊपर धारचूला में जो दरारें आ रही हैं, गोपेश्वर में दरारें आ रही हैं, वो तो अभी देखना बाकी है। अभी उत्तराखंड की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं हुई है। केवल हम ये चाहते हुए आईसीयू में पड़ा हुआ जोशीमठ खड़ा हो जाए, ये हमारी इच्छा है, यही हम अब देखना चाहते हैं। लेकिन उत्तराखंड अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है, पक्ष और विपक्ष, जो ये बता सके कि आखिर क्यों। ये बड़ी संकट की स्थिति है, इसलिए हमें बहुत ही सदैव कदमों से आगे बढ़ना होगा। उत्तराखंड को वो लोग देख रहे हैं, वो इसके भाग्य विधाता बने हैं जिनको उत्तराखंड का भूगोल नहीं मालूम। अब बिना भूगोल को समझे हुए कोई भी सुशासन नहीं दे सकता किसी भी राज्य में। हम जानते हैं कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से है, इन चीजों को समझना होगा। अब जो चीजें चल रही है, लेकिन जो फौरी समस्या है वो हल होते हुए दिख रही है मैडम, दिख रही है निश्चित रूप से। ठीक है, संगीता जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद शिषपाल जी, उसके बाद जुपेन जी। देखिए यशी जी, जो 1976 मिश्रा कमेटी की बात है वो हम पहले भी बहुत बार आपसे कर चुके हैं, और वो सत्यता है कि आपदा जो है वो बुलाई गई आपदा है सरकारों द्वारा। सिर्फ भाजपा की नहीं, कांग्रेस की भी पूरी इसमें सहभागिता रही है। लेकिन जो अभी फैसला कल धामी जी ने लिया, वो उसकी हमने प्रशंसा बिल्कुल की कि वो सही है, उन्होंने फैसला लिया। लेकिन देखिए यशी जी, मैंने पहले भी कहा था आप ही की डिबेट में कि 2013 की आपदा से हमने कुछ नहीं सीखा और आज जोशीमठ का ये हाल हुआ। और अगर अब भी हमने कुछ नहीं सीखा जोशीमठ की आपदा से भी, तो उसके बाद उत्तराखंड का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो सरकारों को इसमें एक बड़ा सबक लेना पड़ेगा कि जो जोशीमठ का हाल है वो आगे उत्तराखंड के और हिस्सों में ऐसा ना हो, उसके लिए मानकों का विशेष ध्यान दिया जाए। और आज भी यशी जी दो होटल वहां टूट रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं मनेरी होटल हो और दूसरा माउंट व्यू, तो जो इतने बड़े बड़े होटल बनाए गए, क्या वो मानकों की दृष्टि से सही है? इस पर भी कार्यवाही जरूर होनी चाहिए। और यदि उसकी परमिशन दी गई तो किसने दी इतने बड़े होटलों को बनाने की परमिशन, उसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए कि मानकों के विरुद्ध इतने बड़े होटल वहां बनकर कैसे खड़े हो गए। और आज अगर कुछ होता तो उसका सामना पूरा जोशीमठ की जनता को करना पड़ता। तो जो भी सुभाष जी की मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो टनल बन रहे हैं, जो एनटीपीसी ने जितना काम कराया, और यशी जी मैं परसों ही देख रही थी कि कुछ लोगों ने वहां का वीडियो शेयर किया था कि काम कहने के लिए बंद हो गया था कागजों में, लेकिन टनल का काम उसके बावजूद भी हमने ये खबर चलाई भी थी। हाँ, ये सच बात है जी, बिल्कुल। कल जब धामी जी वहां पहुंचे उसके बाद वो काम बंद हुआ हो ये अलग बात है, लेकिन उस कागजों में बंद होने के बाद भी एक हफ्ते तक नहीं, मीडिया में आने के बाद इस खबर ये जो चीजें हो रही थी उन्हें बंद किया गया, हालांकि उससे पहले ये चल रही थी खबर हमारी। बिल्कुल, मीडिया ने जोशीमठ की खबर को जिस तरह से मीडिया ने चलाया उसी का ये परिणाम है। मीडिया का तो बिल्कुल साधुवाद, धन्यवाद की इस तरह से सभी चैनलों ने इसकी रिपोर्टिंग की, आपने लगातार इस पर डिबेट कर रहे हैं। एक हफ्ते से लगातार आपकी इस बात पर डिबेट हो रही है कि जोशीमठ, तो उसी का ये परिणाम है कि सरकार को त्वरित एक्शन लेने पड़ रहे हैं।
तो देखिए यशी जी, आप सोचिए कि जब काम बंद नहीं हुआ, मीडिया के इतना दिखाने के बाद उस काम को बंद किया गया, तो हम देख सकते हैं कि सरकार की किस तरह से दोहरी नीति है कि जनता को दिखाने के लिए काम बंद हो गया कागजों में, उसके बाद भी चल रहा है। तो इस सब पर भी जांच जरूर होनी चाहिए। ठीक है, मैं सुभाष जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हाँ, हूं कि इस पर हम आगे जपेन जी से जवाब लेंगे। वापस आते हैं संगीता जी आपके पास। शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद जपेन जी आपका रुख करूंगा मैं। अनम्यूट करें शीशपाल जी। हाँ देखिए यशी जी, जो ये जोशीमठ के मुद्दे पर लगातार कई दिन से आप डिबेट करवा रहे हैं, आदरणीय झा साहब आज इस डिबेट में आए हैं, तो पहले जो यहाँ पर डिस्कस हुआ शायद वो झा साहब को जानकारी ना रही होगी, लेकिन मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कांग्रेस को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। हमने मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, 4 दिन से मुख्यमंत्री से समय मांग रहे थे, तब जाके समय मिला और हमने जो सुझाव दिया अब उसमें काम होता हुआ दिख रहा है। कल भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी को गांधी पार्क में धरना देना पड़ा था, उसके बाद सरकार का मुख्यमंत्री का ये दौरा नजर आया। तो ये लगातार चीजें हो रही हैं, लेकिन अब जमीन पे क्योंकि सबकी जो भावना है कि वहां पे त्वरित समाधान हो, और एनटीपीसी का जो काम रोके जाने की बात, ये शिकायत सभी लोगों की थी कि केवल कागजों में घोषणा हुई थी और धरातल पे काम नहीं रुक रहा था। अब जाके वो काम शायद वहां पर रोका गया है, और अभी भी जो केंद्र सरकार से इसको आपदा घोषित किए जाने की मांग है, वो लगातार हमारी मांग यथावत बनी हुई है। और मैं फिर आपको यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि केवल हमने 2 दिन के लिए अपना मुख्यमंत्री आवास कूच स्थगित किया है कि हम जियो का इंतजार करेंगे, शासनादेश का इंतजार करेंगे कि जो ये एक मुफ्त यहाँ पर सेटलमेंट की बात है, जो इनका मुआवजा दिया जाना है, जोशीमठ का जो पुनर्वास की मांग है, ये तो यथावत है ना। इसी के समाधान के लिए तो मुख्यमंत्री वहां पर लोगों के बीच गए हैं, इसी के समाधान के लिए हमने वहां पर मंत्रिमंडलीय कमेटी के कैंप करने की मांग की है। वहीं पर हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि प्रमुख सचिव वहां पर तब तक कैंप करें जब तक समस्या का समाधान न हो। तो जोशीमठ का पुनर्वास तो प्राथमिकता पे है, और ये सबकी साझी पीड़ा है। मैं इसको दोबारा से कहना चाहूंगा, आप भी यशी जी यही चाहती है, मैं भी यही चाहता हूँ, झा साहब भी यही चाहते हैं और जपेंद्र जी भी यही चाहते हैं कि जोशीमठ के लोगों का जो दर्द वो हम सब बांट सके और उनके पुनर्वास की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था हो, और जो अभी तात्कालिक उनके सामने दिक्कतें थी उनका समाधान हो सके। तो ये सबको मिलजुल करके ही, सहयोग से ही ये चीजों का समाधान हो सकता है इस समय, और ये हम लोग सब समझ रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार की बात हो रही है। और हमने कहा कि जहां भी हमारी सहयोग होगी, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, एक जागरूक विपक्ष के नाते, निश्चित तौर पर हम उस सहयोग को सरकार को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार ये बिल्कुल ना समझे कि विपक्ष जो है आंख मूंद कर बैठा रहेगा। हम बिल्कुल स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे, और अगर फिर से सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। इसीलिए हमने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया हुआ है, उसकी घोषणा हम पहले कर चुके हैं। और अभी मैंने जैसा पहले भी कहा कि वहां के स्थानीय विधायक राजेंद्र भंडारी जी और हमारे जो पौड़ी लोकसभा के प्रत्याशी रहे मनीष खंडूर जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जो सारी स्थिति पर, पुनर्वास की, जो मुआवजे की, जो वहां की समस्याओं पर नजर रखेगी, और वो हमको यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देगी। उस पर अगले कदम उठाए जाएंगे, और सरकार के सामने समय पर जो सुझाव होंगे, जो आंदोलन हमें करने पड़ेंगे, वो हम उस पर करेंगे। जी ठीक है, वापस आएंगे जपेन जी। शीशपाल जी, हमने पहले ही ये साफ कर दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में विलंब सिर्फ तैयारियों की वजह से। जो चीजें आज निकलकर सामने आ रही हैं और आपने भी सहमति जताई, तो जो आप लोग चाह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन उसी पे काम कर रहा था, उन्हीं तैयारियों को लेकर, उन्हीं मांगों को लेकर पूरी तरह से जुटे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी वहां गए, हमारे मंत्रीगण वहां गए, हमारे कार्यकर्ता वहां गए, और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार चाहती है कि उत्तराखंड के अंदर सशक्त विपक्ष रहे, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष जागरूक होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बहुत आसानी हो जाती है, सरकार को भी ताकत मिलती है काम करने की। तो उसके लिए आप जो इस बार जो सकारात्मक रूप कांग्रेस ने पिछले 24 घंटों में अपनाया है, उसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। थपलियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, और यहाँ आपके माध्यम से, यशी जी चैनल के माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता को कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार, संगठन, कार्यकर्ता, सभी उत्तराखंड के लोग आज जोशीमठ की जनता के इस दुख शामिल, और जान माल की सुरक्षा की गारंटी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का, संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का पहला एजेंडा है।
और हम उस पर कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। ईश्वर की कृपा से देवभूमि है। और हमने 1976 की कमेटी की, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट की बात आई। हम ये नहीं कहते कि सभी जानते हैं कि 1976 के बाद उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सरकारें रही, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार संज्ञान ले चुकी है। और जिस तरह से भी उत्तराखंड के पर्वतीय राज्यों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों को डेंजर जोनों के लिए जो रणनीति अपनाई जानी है, जो योजनाएं बनाई जानी है, जिस तरह के कड़े आवश्यकता है, वो बिल्कुल किया जाना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते निश्चित तौर पर ये सारे कार्य आपको सुचारू रूप से अमल में लाते हुए दिखाई। जपेन जी, इस बात का जवाब दीजिए कि ये काम जो बंद करने की बात कही गई थी, ये काम बंद क्यों नहीं हुआ? मीडिया में जब ये खबरें आई और उसके बाद जब खबरें चलाई गई बहुत प्राथमिकता के साथ, उसके बाद काम बंद हुआ, तो इस तरीके की लापरवाही क्यों? ऐसी कगार पर हम खड़े हैं। सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा काम बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। तो ये कौन लोग हैं जो आदेश नहीं मानते? मुझे समझ में नहीं आता जपेन जी कि ये कौन लोग हैं जो आदेश नहीं मानते भाई? हम उन आदेशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर अगर कोई लापरवाही हुई है या जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी है। क्योंकि अगर सरकारी आदेश हो जाने के बाद, एक निर्णय लेने के बाद अगर कोई उस निर्णय पे अमल नहीं करता और सरकार की और संगठन की और भारतीय जनता पार्टी की साख पर पट्टा लगाने का काम करता है, तो निश्चित तौर पर उन दोषियों को बख्शा नहीं जाए। ठीक है, सुभाष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या राज्य के बस में है बहुत ज्यादा मुआवजा लोगों को दे पाना? क्योंकि उत्तराखंड जिस तरीके से कर्जे में, ये सवाल मेरे जहन में बहुत बार आ चुका है और मैं पूछ आज रही हूँ क्योंकि मौका नहीं मिल पाता। लेकिन आज मैं ऐसे जानना चाहूंगी कि अगर राज्य की ऐसी हालत है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा मुआवजा दे पाए, क्या केंद्र को मदद नहीं करनी चाहिए? क्या केंद्र को अब इनको आगे आकर मुआवजा नहीं देना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राज्य इस स्थिति में है कि यहाँ पर आकर मुआवजा दे पाएगा। बस का ही नहीं है, हम ऑलरेडी कर्जे में हैं। यहाँ पर पैदा होने वाला हर बच्चा 1 लाख 1.5 लाख के कर्जे में है। यसी जी, सबसे पहली बात है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। और मैंने कहा ना कि मैं पहले भी कहा, मैं फिर कोट कर रहा हूँ कि हुजूर बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अभी भी फिर वही काम हो रहा है। आप अभी देखिए कि 1.5 लाख आपने मुआवजा दिया। आखिर आपने 1.5 लाख मुआवजा आपने सोचा कैसे? 1.5 लाख से आज के डेट में क्या होता है? अब सवाल ये उठता है कि इस पे तत्काल केंद्र सरकार को इस मुद्दे को टेक ओवर करना चाहिए, इसे आपदा घोषित करे और जितनी फंडिंग है वो केंद्र सरकार करे। चूंकि उत्तराखंड के पास इतना पैसा, इतना संसाधन नहीं है कि सारे लोगों को बसाए, सारे लोगों को मुआवजा दे सके जितना मुआवजा के वो हकदार है रियल में। और जितने इस पूरे रिहेबिलिटेशन के लिए जितना खर्चा आएगा, वो सारा खर्चा उत्तराखंड सरकार से तो संभव नहीं है कि राज्य सरकार वो वहन करे। इसके लिए चाहिए कि सीधा सीधा केंद्र सरकार पैसा जारी करे और सीधे सीधे आपदा घोषित करके इसको उसके तहत ले, तब ये काम होगा। ठीक है, शीशपाल जी। देखिए यशी जी, यहाँ पर एक सवाल बार बार उठा 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट का, जो तत्कालीन गढ़वाल मंडल के आयुक्त, और उसका जवाब काफी देर बाद शीशपाल जी आपको याद आया। नहीं यशी जी, मैं बता दूं, देखो तो उसका जवाब मैं कल भी आपकी डिबेट में दे चुका था, लेकिन आज फिर से दे दूं कि देखिए मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उस पर तत्कालीन सरकार ने, आप अगर जाएंगे उसके अगर पन्ने पलटे और धूल झाड़े उस रिपोर्ट का, उस पर जो भी इसके स्टेक होल्डर थे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी था, सिंचाई था, पेयजल विभाग था, इनको काम करने के लिए कहा था सभी विभागों को। और जो 5 कमेटियां वहां पर आई हैं, जो बनी थी, इसमें केवल एक मिश्रा कमेटी नहीं है, 5 कमेटियों ने वहां पर वृक्षारोपण के लिए, जो पर्यावरण के लिए, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाने के लिए कहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा काम कांग्रेस सरकार ने किया है। अगर आप अभी की बात करें तो हरीश रावत जी की सरकार ने तो हरेला को बाकायदा वृक्षारोपण के लिए एक छुट्टी घोषित की, उसको एक पर्व के रूप में मनाया और वृक्ष मित्र योजना लागू की। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। अब चूके कहाँ हुई क्या हुई, उसके बाद तो तमाम उत्तर प्रदेश में सपा बसपा से लेकर के और भाजपा की सरकारें रही हैं। तो ये समय इसलिए भी क्योंकि दोषारोपण का समय नहीं है, ये आपदा का समय है। और सबसे पहले आपदा से निपटना हर उत्तराखंड वासी, चाहे वो सरकार हो, चाहे ये देश के आम सनातन धर्म में जो जोशीमठ के प्रति, भगवान नरसिंह के प्रति, ज्योतिर्पीठ के प्रति, भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, वो सभी लोग चिंतित है। और उसी तरह हम भी चिंतित हैं कि हाल फिल इस आपदा से निपटे, बाकी चीजें बाद में देख ली जाएंगी। जी यशी जी। ठीक है, जपेन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस पर कि सरकार अभी आगे क्या उनकी प्लानिंग है। कल हाई लेवल एक मीटिंग भी बुलाई गई है जिस पर चर्चा होनी है और साथ ही साथ
जो बात हम अभी सुभाष जी से कर रहे थे, और वही बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि क्या राज्य की ऐसी स्थिति है कि वो लोगों को मुआवजा दे पाए? 1.5 लाख मुआवजा पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, जैसे कि सुभाष जी कह रहे थे, और उससे ज्यादा देने की स्थिति राज्य सरकार की नहीं है। तो इसमें केंद्र सरकार को आगे आकर अपनी मदद, डबल इंजन की अगर सरकार का क्लेम किया जाता है, यहाँ पर अगर मोदी जी आकर चीख चीख कर ये बात कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो उनको आज यहाँ पर डबल इंजन की ताकत दिखानी चाहिए थी। मंत्री जी ने पहले ही साफ कर दिया कि ये 1.5 लाख मुआवजा नहीं है, जिसे त्वरित मदद कहते हैं, जिसे जिस तरह से कोई अगर घाव होता है तो फर्स्ट एड बॉक्स खोला जाता है, तो ये त्वरित मदद है। और ये ऐलान आज किया जा चुका है, मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया है कि जहां तक मुआवजों की बात है वो बाजार रेट पे दिए जाएंगे। सभी तरह की सुविधाएं वहां पे जुटाई जा रही हैं। और जिस तरह से सरकार ने जोशीमठ की जनता के जान माल की सुरक्षा की दृष्टि से भरोसा कायम करा है, ये अपने आप में एक बड़ी, हम भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, हम एक आम उत्तराखंडी की हैसियत से, अगर आज आप जोशीमठ के अंदर आम जनता में जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां होने से और वहां नजर बनाए रखने से और जिस तरह से व्यवस्थाओं को चौबंद करने की दृष्टि से सरकार, संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से वहां पे अपना समय दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर उत्तराखंड के अंदर इस तरह की भविष्य की आपदाओं को रोकने में कामयाब होंगे और जोशीमठ की जनता को हम निश्चित तौर पर इस डर और भय से बाहर निकालकर पुनः स्थापित करने की दिशा में कामयाब होंगे। ये देवभूमि है और देवभूमि के साथ कई तरह के वरदान भी जुड़े। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे धामी के प्रवास को लेकर। धामी इस वक्त आपको बता दें कि जोशीमठ पे मौजूद है, अपने सभी कार्यक्रम को उन्होंने स्थगित किया और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जनता के बीच में है। तो कहीं ना कहीं जनता को राहत जो है वो ज़रूर मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और भी तमाम लोगों को विस्थापन करने की बात जो आ रही थी उस पर भी मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है जिस पर धामी चर्चा करेंगे और लोगों की मदद कैसे हो पाएगी, ये चीजें जो हो रही हैं जोशीमठ में ये क्यों हो रही हैं, इस पर तो लगातार नजर बनाई गई है। साथ ही साथ इनके जो कारण है उस पर भी आगे कार्रवाई की बात भी कही जा रही है कि जो भी दोषी होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।